सतर्क रहिए। नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा किए अपने विचार। देश में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जमकर की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 प्रमुख परियोजनाओं का बटन दबाकर किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का रखा जाएगा विशेष ध्यान। और सपा और भाजपा ने प्रदेश के उपचुनावों के लिए प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में किया प्रचार, तो भूपेंद्र चौधरी ने रालोद के कई बड़े नेताओं को पार्टी में कराया शामिल। आजम खान ने प्रशासन पर जोर जबरदस्ती के लगाए गंभीर आरोप। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 95वीं कड़ी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश में विज्ञान क्षेत्र में हो रही प्रगति की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र में पहले रॉकेट विक्रम एस को ऐतिहासिक घटना बताते हुए देश का गौरवशाली पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रही तरक्की और आम भारतीयों के इसमें बढ़ चढ़कर योगदान का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में छोड़े गए निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन पूर्वक सुना गया। इस अवसर पर भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक आशुतोष टंडन और लखनऊ महानगर के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दे, उपलब्धियां लोगों के सामने लाते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरदोई के ब्लॉक माधोगंज के बांसा गांव की कम्युनिटी लाइब्रेरी द्वारा शिक्षा के दीपक को जलाने की जिस बात का जिक्र किया है, उसे कोरोना काल में तैयार किया गया था। जब स्कूल कॉलेज बंद थे, उस समय गांव के जितिन ललित सिंह ने आसपास के 26 गांव में पुस्तक दान प्राप्त कर इस लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। अब इस लाइब्रेरी में लगभग 3000 से अधिक पुस्तकें हैं। प्रतिदिन गांव के लोग शाम को यहां आकर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। उनको उनकी रुचि के हिसाब से पुस्तकें पढ़ने के लिए यहां मिल जाती हैं और छोटे बच्चे भी खेल खेल में नई चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
जितिन ललित सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इस कम्युनिटी लाइब्रेरी के प्रयास को जिस तरीके से सराहा गया, उससे पूरे युवा जगत को एक नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिले में किताबों के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान को आगे बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 1822 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 प्रमुख परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इनमें 474.42 करोड़ रुपए की लागत से महानगर में जलभराव की समस्या का ठोस समाधान करने वाली गोरधोया नाला परियोजना, 561.34 करोड़ रुपए की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना और 689.35 करोड़ रुपए से भटहट बासस्थान मार्ग के 4 लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। इसी के साथ 96.50 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास पर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद खजांची चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और विजन डॉक्यूमेंट के अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए हमारा प्रयास भी अयोध्या को सर्वोत्तम नगर के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने 30,000 करोड़ की 260 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खतौली विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले रालोद को रविवार को झटका लगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोतीनगर के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल गुर्जर, अभिषेक चौधरी गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही, अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव आदि को भाजपा ज्वाइन कराई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि खतौली की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहा है। इस बार भी हम ज्यादा वोट से जीतेंगे। चौधरी अजीत सिंह के वफादार और सबसे करीबी वेस्ट यूपी में चौधरी यशवीर सिंह को माना जाता है। उन्हें भी भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। चौधरी यशवीर सिंह वर्तमान में रालोद के महासचिव संगठन थे। खतौली की जनता का आशीर्वाद इसने भाजपा को मिलता रहा है हमेशा। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह सैनी प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे और 2019 में भी संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगभग 17,000 मतों से वहाँ विजयी रहे थे। और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क जनता से है।
अपने वैचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर के बीच में भी जनता के बीच में हम रहते हैं और मुझे निश्चित विश्वास है कि पिछली बार से ज्यादा अंतर से भाजपा खतौली में जीते। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा किशनी के शमशेरगंज गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक के सपा के शासनकाल को जनता भूली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव लड़ती है और आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला जो जैसा करता तो उसे वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होता है, आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव हो। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामपुर जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण आने वाले हैं, लेकिन तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, यहाँ चुनाव है ही नहीं। आजम खान ने कहा कि जब अखिलेश यादव रामपुर आएंगे तो वो उनसे निवेदन करेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह करें कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित करें। यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस परेशान कर रही है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को भी घर से बाहर न निकलने की वार्निंग दी गई है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फोटोज उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित करें। और समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान का। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर होने वाले 17 देशों के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्री नंदी ने कहा कि रोड शो के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भव्य ही नहीं भव्यतम हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मंत्री नंदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। योगी सरकार की बेहतर नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हो गया है। सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश मित्र पोर्टल से निवेशकों को फायदा हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसीएस अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवध शिल्पग्राम में लगभग 1 माह तक ओडीओपी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही एक भव्य इंटरसिटी का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें करीब 500 टेंट तैयार किए जाएंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के संदर्भ में विदेश दौरों की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। विदेशों में होने वाले रोड शो के दौरान निवेशकों को ओडीओपी के सामान दिए जाएंगे। विदेश दौरे के तहत यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूएई, थाईलैंड, जापान सहित कई देशों में दौरा किया जाएगा। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत पे भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को मान रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में आवश्यक मात्रा में जो आवश्यक है इंडस्ट्री के लिए कि कानून व्यवस्था ठीक हो। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 50% हमारे पास एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, उसमें बहुत ही सहायक होगा और हमारा जो 10 लाख करोड़ का टारगेट है उसको हमें। लखनऊ के अलीगंज स्थित नवीन गल्ला मंडी में देर रात भीषण आग लग जाने के कारण दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। वहीं लाखों रुपए की खाद्य सामग्री इस आग की चपेट में आकर नष्ट हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डीसीपी कासिम आबदी ने बताया कि मंडी में आग लगने से दुकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये थाना अलीगंज क्षेत्र में ये नवीन गल्ला मंडी पड़ती है, जहाँ पर हम लोगों को सूचना मिलती है कि यहाँ पर आग लग गई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचते हैं और जो भी राहत कार्य है, जो भी फायर टेंडर है, उनको तत्काल बुलाया जाता है और आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। ये अभी क्या ये एक्सीडेंटल फायर थी या आग का एग्जैक्ट क्या रीज़न था, ये अभी प्रिसाइजली नहीं पता चल पाए। जांच का विषय, जांच के बाद जैसा भी परिणाम होगा वो आपको अवगत कराएंगे। लखनऊ में एनसीसी निदेशालय द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सभागार में एनसीसी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक मेजर जनरल संजय पुरी ने कहा कि ये संगठन न केवल कैडेटों को बुनियादी सैन्य विषयों में प्रशिक्षण देता है, बल्कि युवाओं को आत्म अनुशासन, नेतृत्व, सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहन के गुणों को विकसित करने में मार्गदर्शन भी करता है। इस अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। एनसीसी एक सबसे बड़ी वर्ल्ड की यूनिफॉर्म फोर्स है और मैंने जैसा अपने भाषण में भी बताया, एनसीसी सिर्फ वर्दी और डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, एनसीसी देश की यूनिटी के बारे में है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में 17 डायरेक्टरेट हैं और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट जो है वो सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है, जिसके पास 11 ग्रुप है और साथ में 110 यूनिट्स हैं। एंड हमारे पास पूरे भारत की 10% एनसीसी कैडेट्स की संख्या है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एनसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था ये देश की नींव और मजबूती और युवक को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम पर दूरदर्शन समाचार की विशेष प्रस्तुति आप देख सकते हैं 27 नवंबर रविवार को दिन में 2:30 बजे, जबकि इसका पुनः प्रसारण शाम 7:30 बजे भी किया जाएगा।
तक्षशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। और आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से काशी आने वाले सभी श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ मंदिर में अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा विभिन्न समूहों में आए लोगों के लिए विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ ही भोजन का भी प्रबंध किया जा रहा है। स्वागत के इन्हीं क्षणों पर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने बात की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्वागत का यह माहौल है जो दल आया है आध्यात्मिक समूह का, लोगों का। जितने भी पंडित जी लोग यहाँ पे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में शामिल हैं, इनको यह अंगवस्त्रम और माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा करके जिस तरह से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम में, यह अनोखा है। आप पंडित जी कुछ बताइए जो आप लोग स्वागत कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तमिल सम्मेलन हो रहा है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तमिल से यहाँ पर लोग आए हैं। सभी का यहाँ पर सम्मान है, सूचक है। सभी ब्राह्मण सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका सम्मान है। उसके बाद सबका भोजन की व्यवस्था है। सारा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफी विगत दिनों से कार्यक्रम चलते हुए आ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा। अभी काफी देर कार्यक्रम चलता रहेगा। हर हर महादेव। उत्साहित हैं इन लोगों का स्वागत करके, अपने काशी के तरीके से स्वागत कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में आए हुए इन अपने अतिथियों का इस तरह का स्वागत जिससे अभिभूत है यह समूह पूरा। कैमरा पर्सन मनोज साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। जनपद मुरादाबाद में जहां एक ओर डेंगू के डंक के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं जनपद का लालपुर गंगवारी एक ऐसा गांव भी है जहां ग्रामीणों की जागरूकता के चलते पिछले 3 साल में डेंगू का एक भी मरीज नहीं मिला है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों को डेंगू मलेरिया से बचाने के लिए मॉस्किटो कॉइल मच्छरदानी तक लगानी नहीं पड़ती। डॉक्टर जावेद ने बताया कि हमारा गांव 6000 की आबादी वाला है। हमारे गांव में 3 साल पहले डेंगू के तमाम मामले सामने आए थे। तब हमने संकल्प लिया कि गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तब से लगातार हर रविवार को इस गांव के जिम्मेदार लोग इकट्ठा होकर साफ सफाई के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हैं, जिसकी वजह से गांव में एक भी डेंगू का मरीज नहीं है। ये हमारा गांव विकासखंड कुंदरकी, जनपद मुरादाबाद का लालपुर गंगवारी है और यहाँ पिछले 3 वर्ष पहले यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस हुए थे। हर घर में 2-2, 4-4 लोगों को डेंगू हुआ और जिससे कि बहुत ही जन धन की हानि हुई। इस सब को देखते हुए हमने गांव के युवाओं ने और लोगों ने मिलकर के एक रणनीति तैयार की और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हमने यहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराना शुरू किया, जिससे कि हमने देखा कि पिछले साल और इस साल हमारे गांव में डेंगू के बिल्कुल 0 केसेस हैं। गांव में हम हर रविवार को स्वस्थ रविवार के तौर पर मनाते हैं। इस दिन गांव की महिलाएं अपने घर के आसपास की सफाई करती हैं, गांव के लोग जो है मिलकर के नालियों की सफाई करते हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव करते हैं नियमित रूप से प्रति सप्ताह। हमारे गांव में डेंगू आ गया क्यों? हमारे गांव में तो 3 साल से सफाई अभियान चल रहा। दवाई छिड़की जाती है हर हफ्ते, सब आदमी सहयोग करते हैं। तो सब हमारे यहाँ तो ना मच्छरदानी ना कुछ नहीं, सब आराम से सोते हैं। इमामों को पारिश्रमिक देने के 1993 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को केंद्रीय सूचना आयोग ने संविधान का उल्लंघन माना है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि ऐसा करके गलत मिसाल पेश करने के साथ ही अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली कोर्ट द्वारा इमामों के वेतन वितरण की मांग करने वाली एक अर्जी के जवाब में ये कहा। एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत का ये आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्णय दिया था।
केंद्रीय सूचना आयोग का कहना है कि शीर्ष अदालत ने इमामों का वेतन का आदेश देकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ये खासतौर पर अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। उदय माहुरकर ने निर्देश दिया है कि उनके आदेश की एक प्रति उपयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए, ताकि सभी धर्मों के पुजारियों, इमामों के मासिक वेतन मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के प्रावधानों को समान ढंग से लागू किया जा सके। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा किए अपने विचार। देश में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जमकर की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 प्रमुख परियोजनाओं का बटन दबाकर किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का रखा जाए विशेष ध्यान। और सपा और भाजपा ने प्रदेश के उपचुनावों के लिए प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में किया प्रचार, तो भूपेंद्र चौधरी ने रालोद के कई बड़े नेताओं को पार्टी में कराया शामिल। आजम खान ने प्रशासन पर जोर जबरदस्ती के लगाए गंभीर आरोप। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।